Hello student, how are you? I am Darshan Dave. Welcome to my channel. My channel name is Physics Made Easy by Darshan Dave. दोस्तों आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज इलेक्ट्रोस्टैटिक जो टॉपिक है उसका एक सब टॉपिक गॉस लॉ हम देखने जा रहे हैं। गॉस लॉ उसके बेस पे सारे न्यूमेरिकल्स हम आज देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसको हम हॉट्स बोलते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्केल, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों गॉस लॉ। एक्चुअली गॉस लॉ किसके लिए यूज होता है? तो गॉस लॉ इज यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस ऑफ सिमेट्री। मतलब कि अगर कोई ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह हर डायरेक्शन में सेम है तो वो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम गॉस लॉ का यूज करते हैं। गॉस लॉ इज द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग सम सिमेट्री, राइट। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नेट चार्ज एंक्लोज्ड बाय द सरफेस टू एप्सिलॉन जीरो। बेटा क्लोज सरफेस मतलब कि जैसा 3D सरफेस उसको हम क्लोज सरफेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्फीयर हो चुका क्लोज सरफेस, ठीक है। जैसे सिलेंडर हुआ वो भी एक क्लोज सरफेस है, राइट। जैसे क्यूब हुआ वो भी एक क्लोज सरफेस है। तो कोई भी 3D क्लोज सरफेस के लिए हम गॉस लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ये फिगर में हमारे पास एक 3D सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, हर जगह से ये बंद है। यहाँ पे Q1, Q2 and Q3, Q1, Q2 and Q5 charges are placed inside the surface and Q4 and Q3 are outside the surface, ठीक है। अब ये पूरे सरफेस के साथ फ्लक्स जो लिंक हुई होगी वो कितनी हुई होगी? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नेट चार्ज एंक्लोज्ड बाय द सरफेस टू द एप्सिलॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई नेट, ठीक है। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। दोस्तों हमें फ्लक्स की डेफिनेशन पता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। यहाँ पे क्लोज सरफेस है, इसके लिए हमने यहाँ पे ये सिंबल यूज किया, ठीक है, सर्कल किया इंटीग्रेशन के ऊपर। तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। उसमें सिग्मा क्यू क्या है दोस्तों? तो सिग्मा क्यू इज द चार्ज एंक्लोज बाय द सरफेस, यानी ऐसे चार्ज हमें गिनने हैं जो चार्ज सरफेस के अंदर हो। तो यहाँ पे कौन कौन से चार्ज सरफेस के अंदर है? ये तो यहाँ पे Q1, Q2 एंड Q3 आर Q1, Q2 एंड Q5 आर इनसाइड द सरफेस। तो यहाँ पे दोस्तों जो सिग्मा क्यू आएगा इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q5, राइट। तो यहाँ पे Q3 और Q4 को हम काउंट करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि दे आर आउटसाइड द सरफेस, ठीक है ना। देखो मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, तो Q1 चार्ज की फ्लक्स अगर मैं ड्रॉ करूं तो Q1 चार्ज की जितनी भी फ्लक्स होगी वो सारी फ्लक्स यहाँ पे ये सरफेस में से पास होगी। सिमिलरली अगर मैं Q3 की बात करूं तो यहाँ पे Q3 की जितनी फ्लक्स होगी वो सारी फ्लक्स ये सरफेस में से पास होगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं Q5 की बात करूं, ठीक है, अगर मैं Q2 की बात करूं तो Q2 की जितनी भी फ्लक्स होगी वो सारी फ्लक्स ये सरफेस में से पास होगी, राइट। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम में हमने क्या देखा दोस्तों? तो गॉस थ्योरम में ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नेट चार्ज एंक्लोज्ड बाय द सरफेस टू एप्सिलॉन जीरो। तो फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। उसमें जो सिग्मा क्यू है वो क्या होगा? ओनली द चार्जेस विच आर इनसाइड द सरफेस। तो वी आर काउंटिंग द चार्जेस ओनली Q1, Q2 एंड Q5, राइट।
अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्वेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इट इज इनसाइड द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट, Gauss law holds true for any closed surface no matter what is its shape और साइज। यानी कोई भी क्लोज सरफेस, ऐसा नहीं कि जो सरफेस है जैसे क्यूब है, सिलेंडर है, ठीक है, स्फीयर है, ऐसे ही सरफेस के लिए ऐसा नहीं होता बेटा। कोई भी क्लोज सरफेस, चाहे उसका कैसा भी शेप हो, कैसे भी साइज हो, हम ये गॉस लॉ को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट होल्ड्स ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, राइट। अगर क्लोज सरफेस ना हो तो गॉस लॉ हम गॉस लॉ इज एप्लीकेबल, ठीक है, उसको हम वहां पे अप्लाई तो कर सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन दैट दिस गॉस लॉ इज ट्रू फॉर दैट केस, राइट। तो वो हम आगे जो न्यूमेरिकल देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, द सरफेस दैट वी आर चूज फॉर गॉस लॉ इज अ गॉसियन सरफेस। यानी गॉस लॉ के लिए जो सरफेस का हम यूज करते हैं, जो सरफेस को हम कंसिडर करते हैं, उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। दोस्तों एक चीज आप खास ध्यान रखो कि गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, मगर ये वो केस में सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर सिमेट्री होगी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। इसके कुछ हम सम्स देखते हैं दोस्तों। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस। यहाँ पे ये क्लोज सरफेस है और ये जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करना है, राइट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या है, फाई नेट इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, राइट। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, जितनी फ्लक्स ये सरफेस में एंटर होती है उतनी ही फ्लक्स ये सरफेस से बाहर निकलती है, राइट। तो जो एंटर होती है वो फ्लक्स को हम माइनस बोल दें, फाई इन वो माइनस, और जो बाहर निकलती है वो फ्लक्स को हम प्लस बोल दें, तो फाई आउट प्लस। तो जितनी अंदर जाती है फ्लक्स उतनी ही बाहर निकलती है, ठीक है। तो अगर इसका आंसर सपोज x होगा, माइनस x होगा, तो इसका आंसर होगा प्लस x। तो अगर दोनों का सपोज एडिशन करेंगे तो फाई नेट फ्लक्स दोस्तों क्या होगी, 0। क्योंकि देखो फाई नेट का आंसर क्या होता है, फाई नेट इक्वल टू फ्लक्स इनसाइड फ्लक्स आउटसाइड, राइट। तो इनसाइड फ्लक्स जो है उसको मैं अगर x माइनस एक्स बोल दूं, आउटसाइड है उसको प्लस x बोल दूं, तो फाइनली इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, 0, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन से भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप, जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और यहाँ पे इसका जो स्मॉल एरिया, मैं स्मॉल एरिया ले लूँ, ये रहा डी ए, राइट। तो यहाँ पे फ्लक्स होगी ई डॉट डी ए, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ पे जो डी ए है वो ऑपोजिट, क्योंकि जो क्लोज सरफेस होता है दोस्तों उसमें एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे ई डी ए माइनस हो जाएगा। तो अगर हम फ्लक्स फाइंड करें तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए मतलब ई इंटू डी ए, ई डॉट डी ए मतलब कि ई इंटू डी ए माइनस ई इंटू डी ए। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 0, राइट। तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट सम है। लेट अस सी नेक्स्ट सम। पहले थोड़े इजी सम से देखेंगे, फिर हम हॉट्स का ट्राई करेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, राइट। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सिलेंडर। तो ये एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर के सरफेस पे हमने चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन पे हमने चार्ज क्यू रखा है, राइट। यहाँ पे हमें फ्लक्स फाइंड करनी है दोस्तों। फ्लक्स फाइंड करने के लिए अगर हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो आपको पता है कि जो गॉस थ्योरम होता है तो वो क्लोज सरफेस के लिए होता है, राइट। तो यहाँ पे ये सिलेंडर को मैं क्लोज बना देता हूँ। कैसे, यानी ये चार्ज को एक ऐसा सरफेस बना देता हूँ जिसके अंदर ये चार्ज उसके अंदर हो। तो हमने देखो ये ऐसा पूरा सिलेंडर बना दिया, जितना ये सिलेंडर है उतना ही सिमिलर सिलेंडर हमने यहाँ पे बना दिया।
तो अब ये जो चार्ज है वो ये पूरे सरफेस के अंदर आ चुका है, राइट। यहाँ पे चार्ज एंक्लोज नहीं था क्योंकि चार्ज सरफेस पे था। अब यहाँ पे ये अगर मैं ये पूरा सिलेंडर कंसिडर करूं तो ये चार्ज अंदर आ चुका है। तो दोस्तों नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पे टोटल चार्ज बेटा क्यू है तो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। यानी देखो जनरली हम गॉस थ्योरम को कैसे लिखते हैं कि अगर गॉस थ्योरम में जो फ्लक्स होती है ना, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, यानी अगर चार्ज क्यू है तो क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। हम इसको ऐसे भी याद रखेंगे, क्यू चार्ज में से निकलती फ्लक्स कितनी होती है तो क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। वंस अगेन क्यू चार्ज होता है तो उसमें कितनी फ्लक्स निकलती है, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, राइट। तो यानी यहाँ पे फाई नेट क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। बेटा यहाँ पे जो फ्लक्स होगी वो दोनों सिलेंडर में डिवाइड होगी, कुछ फ्लक्स यहाँ पे होगी उतनी ही फ्लक्स यहाँ पे होगी, राइट। तो हमें तो सिर्फ ये सिलेंडर की फाइंड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, फाई नेट इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर इज इक्वल टू फाई नेट डिवाइडेड बाय टू, राइट। तो फाई नेट बेटा क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाय टू, तो q बाई टू एप्सिलॉन जीरो, इट इज अवर फाइनल आंसर। तो सिंपली मैं आपको बता दूं क्या करना है। आपने अगर जैसे क्लोज सरफेस बना दिया जिसके अंदर चार्ज हो, तो आपको क्या करना है, अगर वो सरफेस में अगर आपको फ्लक्स फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, फाई नेट यानी जो टोटल फ्लक्स है q बाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू फाई नेट अपॉन नंबर ऑफ सरफेसेस, यहाँ पे आपने दो सिलेंडर टोटल है तो डिवाइडेड बाय टू, तो आंसर आएगा फाई नेट डिवाइडेड बाय टू, राइट। पता चला दोस्तों आपको, बहुत इजी सम है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा है कि फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द शेडेड सरफेस। यहाँ पे एक आपके पास क्यूब है, क्यूब के अंदर एक चार्ज क्यू है और ये शेडेड सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्लक्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज है, राइट। तो यहाँ पे एक नया सरफेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फाइनेट का आंसर दोस्तों क्या आता है, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, राइट। चलो यहाँ पे मैं फ्लक्स ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगी वो फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज में ऐसे जाएगी, राइट, यानी 6 के 6 सरफेस में से फ्लक्स बाहर निकलेगी। आपको सिर्फ एक ही सरफेस के लिए चाहिए, तो जो फाई नेट होगा तो जो फ्लक्स होगी वो फ्लक्स क्या होगी, फाई नेट डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगी। तो फाई नेट डिवाइडेड बाय 6, तो फाई नेट क्या है दोस्तों, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि आपको ये एक सिंगल सरफेस के अंदर आपको फ्लक्स पूछा है, राइट। क्योंकि क्यूब के टोटल 6 सरफेसेस होते हैं, राइट। तो टोटल फ्लक्स जो है वो इतनी है, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। हमें सिर्फ एक सरफेस पे फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, राइट। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे आपको फ्लक्स फाइंड करनी है। यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज ये सरफेस पे है, यानी यहाँ पे चार्ज ये सरफेस के अंदर नहीं है, सरफेस के ऊपर है, ये रहा। तो हम ये फिगर को दोस्तों क्लोज बना देते हैं पहले से, तो ये फिगर को हम क्लोज फिगर बना देते। अब क्या हो गया, अब ये ऐसा हुआ कि अब ये जो चार्ज है वो ये दो क्यूब के बीच के यानी अंदर है, यहाँ पे चार्ज है, राइट। तो टोटल फ्लक्स क्या होगी, नेट फ्लक्स क्या होती है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। अब ये फ्लक्स दो अलग अलग क्यूब में डिवाइड होगी, यहाँ पे और यहाँ पे। आपको सिर्फ ये क्यूब की फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 क्यूब है, तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो नेट फ्लक्स क्या होगी दोस्तों, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन जीरो, राइट। अब इससे थोड़ा हार्ड सम देखते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ये आपको क्यूब दिया है और यहाँ पे चार्ज क्यू रखा है, राइट। अब आपको फ्लक्स फाइंड करना है, तो दोस्तों क्या ये चार्ज क्यू सरफेस के अंदर है, नहीं, ये लाइन पे सरफेस के ऊपर है। तो पहले हम ये चार्ज को
कोई क्लोज फिगर के अंदर कंसिडर करते हैं। कैसे हम करेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा है ओरिजिनल क्यूब, राइट। अब इसके आसपास में ऐसे 3 क्यूब बना दूं, 1 2 3। तो अब दोस्तों ये चार्ज कंप्लीटली, ये पूरी फिगर अगर ये पूरा सरफेस ले ले तो उसके अंदर आ चुका है, राइट। तो अब फ्लक्स क्या होगी दोस्तों, तो नेट फ्लक्स होती है दोस्तों क्यू बाय एप्सिलॉन 0। ये नेट फ्लक्स का फॉर्मूला है, राइट। आपको सिर्फ ये क्यूब के ऊपर ही फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल कितने क्यूब है, 1 2 3 4। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच क्यूब इक्वल टू फाई नेट डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो फाई नेट मतलब कि क्यू बाय एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय 4। तो फाइनली आपका जो आंसर है फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज इक्वल टू क्यू बाय 4 एप्सिलॉन 0, राइट। नाउ उससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। यहाँ पे चार्ज आपको वर्टाइसिस के ऊपर रखा है, ठीक है। तो वंस अगेन ये वर्टाइसिस के ऊपर रखा है, ये वर्टाइसिस के ऊपर मतलब कि ये क्लोज फिगर के अंदर नहीं आता है, तो हमें फिगर क्लोज बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब, यहाँ पे हमने चार्ज रखा है क्यूब, तो इसके आसपास कितने क्यूब बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके ऊपर एक क्यूब, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे क्यूब, और उसके पीछे भी हमें क्यूब बनाने पड़ेंगे, राइट, ठीक है। यानी क्या होगा दोस्तों कि देखो ये जो चार्ज है, ये चार्ज, ये क्यूब है, इसके ऊपर यहाँ पे भी क्यूब, 1 2 3 4, यानी ये 3 क्यूब हमारे हमने बना दी। फिर भी यानी ये अगर ये फिगर के पीछे ये चार्ज है, फिर भी ये एंक्लोज नहीं हुआ, तो उसके पीछे 4 और बना दो दोस्तों। तो टोटल हमें कितने क्यूब बनाने पड़ेंगे, 7 क्यूब, और एक क्यूब ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल नेट फ्लक्स क्या होगी बेटा, तो नेट फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्यूब्स, तो टोटल 8 क्यूब है, तो फाइनाइट अपॉन 8। तो फाइनाइट मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन 0 अपॉन 8, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन 0। वंस अगेन दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई एक क्यूब है, ये रहा क्यूब, ठीक है, यहाँ पे हमने दोस्तों एक चार्ज रखा है, ये रहा चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर बाजू में और यहाँ पे 3 क्यूब बनाऊंगा, फिर भी ये जो चार्ज होगा वो पीछे की वॉल पे होगा, ये चारों क्यूब की, तो उसके पीछे सेम सिमिलरली 4 क्यूब आप बना दो, ठीक है। तो यानी ये जो क्यूब है, ये जो चार्ज है वो कितने क्यूब से घिरा हुआ है, वो 8 क्यूब से टोटल घिरा हुआ है, ठीक है। तो जो फाइनाइट होगा, तो फाइनाइट क्या होगा दोस्तों, क्यू बाय एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय 8। तो क्यू बाय दोस्तों क्या होगा, 8 एप्सिलॉन 0, राइट। अब दोस्तों, अब हमारे क्वेश्चन चालू होते हैं हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्केल। इसमें हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। एज शोन इन फिगर, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस। आपको यहाँ पे चार्ज रखा है, यानी ये और आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। आगे वाले क्वेश्चन में ऐसा है दोस्तों कि फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस, ठीक है। यानी अगर आप ये सरफेस ले लो तो यहाँ पे फ्लक्स कितनी होगी, ये सरफेस ले लो तो यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे या यहाँ पे कितनी होगी, राइट। ओके, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, फाइनाइट इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0, राइट। अगर हम बात करेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, ये क्यूब की, तो यहाँ पे 3 क्यूब रख दो, यानी ये एक और 3 क्यूब, ये पीछे की वॉल पे है तो पीछे वाले 4 क्यूब रख दो। तो टोटल 4 और 3 हमने बनाए, एक ऑलरेडी दिया है, टोटल 8 क्यूब। तो टोटल फ्लक्स क्या होगी, फाइनाइट बाय टोटल, यहाँ पे जो फ्लक्स होगी, फ्लक्स लिंक विद दिस क्यूब, फाई इज इक्वल टू फाइनाइट बाय 8, राइट। यानी फाइनाइट दोस्तों कितना है, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन 0, क्यू बाय एप्सिलॉन 0 इंटू 8। यानी ये क्यूब का आंसर हमको मिला, बट हमें एक सरफेस पे पूछा है, ठीक है।
तो हम दोस्तों क्या करेंगे, तो दोस्तों ये रहा, ये जो क्यूब है वो ये मैंने थोड़ा एनलार्ज साइज में बताया है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि ये पूरे क्यूब में जो फ्लक्स है वो कितनी है, तो वो हमने आगे फाइंड की 8 क्यू बाय 8 एप्सिलॉन 0, राइट। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स में ड्रॉ करूँ तो ये सरफेस की फ्लक्स, ये सरफेस की फ्लक्स, ठीक है, और ये सरफेस की फ्लक्स, यानी ये पीछे वाला, एक तो ये सरफेस है, ठीक है, ये ऊपर वाला सरफेस और ये पीछे वाली वॉल, तो ये फ्लक्स हमने ड्रॉ की, ठीक है। अब मैं ये सामने वाली वॉल यानी जिसको मैंने 3 ड्रॉ किया है वहाँ पे फ्लक्स बाहर आई, ये ड्रॉ करता हूँ। फिर ये 1 यहाँ पे फ्लक्स ड्रॉ किया और फिर ये नीचे वाला सरफेस यहाँ पे फ्लक्स ड्रॉ किया। तो दोस्तों यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, क्योंकि देखो ये ऊपर वाली वॉल, ये राइट हैंड साइड वाली वॉल, ये पीछे वाली वॉल, वहाँ पे जो फ्लक्स होगी वो सारी फ्लक्स की कंपैरिजन में ये वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 3 यानी ये अब हमारे साइड वाली वॉल और ये नीचे वाली वॉल जो फ्लक्स होगी वो डिफरेंट होगी, यानी यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे ओनली द फ्लक्स पासिंग थ्रू 1, 3 एंड 2, राइट। क्योंकि ये ऊपर वाला सरफेस, ये राइट वाला सरफेस और ये पीछे वाली वॉल, वो तो यानी ये चार्ज के साथ जुड़े हुए सरफेसेस है, राइट। तो उसमें से फ्लक्स बाहर नहीं आएगी। तो फ्लक्स बाहर किस में से आएगी दोस्तों, ये 1, 3 और 2 में। यानी अगर मैं ये कोई भी एक सरफेस ले लूं तो यहां पे फ्लक्स कितनी होगी, तो यहाँ पे फ्लक्स देखो, यहाँ पे हमने 3 सरफेस कंसिडर किए 1, 3 एंड 2। तो ये सरफेस पे कितनी फ्लक्स पास होगी, तो होगी 5 डिवाइडेड बाय 3। दोस्तों 5 डिवाइडेड बाय 3, तो 5 हमने आगे फाइंड किया है, 5 का आंसर क्या है, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन 0, राइट। तो 5 फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस वो क्या होगा दोस्तों, तो 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 का आंसर होता है दोस्तों क्यू बाय 8 एप्सिलॉन 0 इंटू 3, यानी 8 3 जा 24, यानी क्यू बाय 24 एप्सिलॉन 0, राइट स्टूडेंट। ये थोड़ा सम जो है वो समझने वाली बात है। यहाँ पे हमने चार्ज क्यू रखा है, ठीक है, ये पीछे वाली वॉल, ये पीछे वाली वॉल, ये ऊपर वाली वॉल और ये राइट हैंड साइड वाली वॉल, तो वहाँ पे हम फ्लक्स लेंगे नहीं, क्योंकि ये जो तीनों वॉल है वो तीनों वॉल का ये कॉमन पॉइंट है, वहाँ पे चार्ज रखा है, राइट। तो जो फ्लक्स होगी वो हम कंसिडर कौन से वॉल की करेंगे, ये हमारे सामने वाली वॉल, हमारी साइड वाली वॉल, लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल और नीचे साइड वाली वॉल। यानी यहाँ पे इसकी जो फ्लक्स है ये 3 वॉल में डिवाइड होगी, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल, नीचे वाली वॉल और हमारे साइड वाली वॉल। तो हमें सिर्फ एक सरफेस पे फाइंड करना है, तो डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। तो अब जो फ्लक्स होगी, फ्लक्स थ्रू द ईच सरफेस इक्वल टू flux link with the cube divided by 3, flux link with this cube is equal to q by 8 epsilon 0 divided by 3, तो 8 3 जा होगा दोस्तों 24, तो फाइनली फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस इक्वल टू होगा q by 24 एप्सिलॉन 0। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसमें दोस्तों बहुत गलती कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज हमने रखा है और यहाँ पे टोटल 6 सरफेस है, तो यानी q बाय 8 एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय 6 q बाय, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस इक्वल टू क्या करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 6, यानी q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन 0 इंटू 6, यानी फाइनली होता है q बाय 48 एप्सिलॉन 0। नो दोस्तों ये रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री नहीं होती है, क्योंकि ये वॉल, ये पीछे वाली वॉल और ये राइट हैंड साइड वाली वॉल, वहाँ पे फ्लक्स पास नहीं होती। तो फ्लक्स किस में से पास होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल, नीचे वाली वॉल और हमारे साइड वाली वॉल। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये 3 सरफेस कंसिडर करने हैं। तो एक सरफेस के लिए कितनी होगी, तो 5/3, तो 5/3 मतलब 5/8 एप्सिलॉन 0 इंटू 3, 5/25 इक्वल टू q बाय 24 एप्सिलॉन 0। ठीक है दोस्तों,
तो ये जो सम था वो थोड़ा हमको सोचने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप अगर q बाय 48 एप्सिलॉन 0 लाओगी तो वो आंसर दोस्तों रॉन्ग है कंप्लीटली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले एक हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इफ अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ अ कोन, यानी ये कोन का वर्टेक्स है, यहाँ पे चार्ज q है, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोन इज, फ्लक्स का फॉर्मूला होगा दोस्तों q बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसमें q जो है उसको हम बोलते हैं चार्ज और थीटा को बोलते हैं ये सेमी वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल उसके साथ जो एंगल है वो थीटा, राइट। वंस अगेन हमारे पास अगर ऐसा कौन है, उसके वर्टेक्स पे चार्ज q हमने रखा है, तो व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉन, यानी ये चार्ज q की जो फ्लक्स होगी ये कौन में से कितनी पास होगी, तो उसका फॉर्मूला दोस्तों क्या है q बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस थीटा, उसमें थीटा को हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। तो चलो ये फॉर्मूला पे हम कुछ सम देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऐसा बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे एक आपको सिलेंडर दिया है दोस्तों क्वेश्चन में, ये सिलेंडर के सेंटर के ऊपर चार्ज q रखा है, ये सिलेंडर की लेंथ है दोस्तों 2r और इसके क्रॉस सेक्शन की रेडियस है r। आपको फाइंड करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस। देखो सिलेंडर के टोटल 3 सरफेस होते हैं, देखो 2 क्रॉस सेक्शंस, ये दोनों क्रॉस सेक्शंस, और ये जो सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। तो आपको सिर्फ फाइंड करनी है फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस, राइट। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस पे फाइंड करना है, तो हम एक ट्राई करते हैं दोस्तों कि अगर हम ये देखो यहाँ से जो फ्लक्स है वो क्रॉस सेक्शन पे भी जाएगी, राइट, ये क्रॉस सेक्शन पे भी फ्लक्स जाएगी और ये जो फ्लक्स है वो कर्व्ड सरफेस पे भी जाएगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस की फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, जो टोटल फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स आपको पता है दोस्तों, टोटल फ्लक्स इन द क्लोज सरफेस इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0। तो ये टोटल फ्लक्स, तो ये टोटल फ्लक्स जो है उसमें से ये दोनों क्रॉस सेक्शन वाली फ्लक्स हम अगर सबट्रैक्ट कर दें तो हमें फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो सिलेंडर है उसकी टोटल फ्लक्स हमारे हमको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इट इज q बाय एप्सिलॉन 0, राइट। तो हम क्या करते हैं, अगर हम ये दो क्रॉस सेक्शन की फ्लक्स फाइंड कर दें और टोटल फ्लक्स में से ये दो क्रॉस सेक्शन की फ्लक्स को हम सबट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, तो हमें मिल जाएगी फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस, राइट। तो इसका आंसर दोस्तों देखते हैं। देखो यहाँ पे ये सिलेंडर है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ऊपर एक कोन बना दिया और यहाँ पे नीचे भी एक कोन बना दिया, राइट। अब कोन के लिए फ्लक्स आपको पता है, ठीक है ना, यानी कोन के लिए फ्लक्स आपको पता है, मतलब कि ये दो क्रॉस सेक्शन की फ्लक्स आपको मिल जाएगी कोन के फॉर्मूला से, ठीक है। और टोटल फ्लक्स में से ये दोनों कोन की फ्लक्स अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर रेडी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल, वो कितना होगा दोस्तों, ये r है, ये r यानी ये भी r होगा, तो मतलब कि ये r ये 90 डिग्री हुआ, राइट। तो ये हो जाएगा दोस्तों √2r, क्या हो जाएगा √2r। यानी अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर करें तो दोस्तों ये r है, ठीक है, ये भी r है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज q हमने रखा था, ये r है, ये r है, तो यानी ये 90 डिग्री होगा, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा √2r, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट ऑफ ये हाइपोटेनस क्या होगा अंडर रूट ऑफ r² प्लस r², यानी फाइनली हो जाएगा √2 इंटू r, राइट। तो अब ये एंगल, ये वर्टिकल एंगल क्या होगा, तो cos थीटा का अगर हम फॉर्मूला यूज करें cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। दोस्तों एडजेसेंट है r और हाइपोटेनियस है 1/√2r, तो ये r कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा का आंसर होगा 1/√2। तो यानी ये जो एंगल होगा दोस्तों उसका आंसर क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि cos का आंसर 1/√2 कब आता है 45 डिग्री पे, राइट। तो अब
flux passing through the curved surface, flux passing through the curved surface equal to flux, total flux passing through the cylinder minus flux passing through टू कोन्स। अब मैं फ्लक्स पासिंग थ्रू कोन की, एक कोन के लिए मैं फाइंड कर लेता हूं। फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच कोन इज इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन 01 माइनस कॉस 45, राइट? यस और नो? बिकॉज यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर माइनस फ्लक्स पासिंग थ्रू टू कोन्स अगर मैं ले लूं तो मुझे मिल जाएगा फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस, राइट? तो फ्लक्स पास, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर यानी नेट फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन 0 माइनस, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, Q बाई टू एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस 45। बट ये सिर्फ एक कोन के लिए है, अगर टू कोन के लिए चाहिए तो इनटू हमें 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनटू 2 करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली क्या फॉर्मूला होगा, Q बाई एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस 45। वंस अगेन दोस्तों हमने क्या किया, हमने किया एक कोन के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पे दो कोन के लिए यानी ऊपर नीचे दोनों जगह, दोनों क्रॉस सेक्शन की फ्लक्स हमें सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी, यस और नो, ये और ये वाली, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, तो उसको हम सबट्रैक्ट करें तो इंटू 2 करें तो फाइनली 2 2 गेट्स कैंसल, तो फाइनली Q बाय एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस 45। तो Q बाय एप्सिलॉन 0 माइनस Q बाय एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस 45 मतलब माइनस 1 मतलब 1 अपॉन रूट 2। तो Q बाय एप्सिलॉन 0 गेट्स कॉमन, सो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन रूट 2, ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इक्वल टू Q फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन रूट 2 एप्सिलॉन 0। तो दोस्तों मजा आया कि नहीं? क्योंकि ये जो सम है वो थोड़ा हार्ड है, ठीक है? ऐसा ही कुछ अलग सम, थोड़ा हाई लेवल का सम हम देखते हैं। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस ड्यू टू चार्ज Q विच इज एट डेप्थ h फ्रॉम द टॉप ऑफ अ कंटेनर। यानी यहाँ पे हमारे पास ये पूरा कंटेनर दिया है, ये कंटेनर में ये जो स्मॉल क्रॉस सेक्शन है उसकी रेडियस है स्मॉल r, राइट? यहाँ पे h डेप्थ पे, ये h है, h डेप्थ पे हमने रखा है चार्ज Q, राइट? तो हमें फाइंड करनी है फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ द कंटेनर, राइट? तो फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर कंटेनर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये कंटेनर के अंदर चार्ज Q है और हमको पता है Q चार्ज में से निकलती हुई फ्लक्स, उसका आंसर हम लिखेंगे Q बाय एप्सिलॉन 0। ये याद करने की थोड़ी इजी मेथड कि Q चार्ज के अंदर निकलती हुई फ्लक्स क्या होगी, Q बाय एप्सिलॉन 0। इसमें से अगर मैं ये सिलेंडर की अगर फ्लक्स में सबट्रैक्ट कर दूं तो हमारा आंसर रेडी हो जाएगा, राइट? तो चलो, ये सिलेंडर की फ्लक्स मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कोन, यस और नो? ये रहा एक कोन, ये कोन है, ठीक है? ये कोन बन गया ऊपर, राइट? ये जो एंगल है ये एंगल होगा थीटा और ये हो जाएगा r, ओके? तो यानी यहाँ पे ये कोन की जो फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोन इज गिवन बाय फाई कोन इज इक्वल टू, दोस्तों फॉर्मूला क्या है, Q बाई दोस्तों 2 एप्सिलॉन 0, Q बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस थीटा। दोस्तों थीटा फाइंड करते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे ये डेप्थ है h, राइट? ये डेप्थ है h, ये रेडियस है दोस्तों r, तो ये हाइपोटेनियस क्या होगा दोस्तों, ये हाइपोटेनियस क्या होगा दोस्तों, तो ये 90 डिग्री है, तो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, राइट? तो cos थीटा का आंसर क्या होगा, cos थीटा का आंसर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है दोस्तों h और हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, राइट? नाउ यहाँ पे फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, अच्छा यहाँ पे दोस्तों फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंटेनर माइनस फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोन, राइट?
तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंटेनर माइनस फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोन। अब फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोन हमने क्या फाइंड किया, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ पे दोस्तों देखो Q बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, h अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो Q बाई टू एप्सिलॉन 0 1 माइनस h अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस, यानी ये ऐसा हमारे पास सरफेस था, राइट। तो यहाँ पे ये जो कोन वाली जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है सारी, वो मैं सब ट्रैक कर देता हूँ तो हमको इतने पोर्शन की फ्लक्स मिल जाएगी, राइट। So flux passing to the curved surface equal to flux passing to the entire container minus flux passing to the cone। तो entire container का एक्चुअली फॉर्मूला है Q बाई एप्सिलॉन 0 और कोन के लिए फॉर्मूला है Q बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस h अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। It is your final answer, right? So now let us move on the next sum. See here, line A dash is on the charge infinite conducting plane which is perpendicular to the plane of paper। यानी ये जो हमारा स्क्रीन है उससे परपेंडिकुलर यानी अंदर जाती हुई डायरेक्शन में ये ए डैश है। मतलब ये ए डैश ये पूरा एक प्लेन है वो अंदर घुसा हुआ है और ये जो स्क्रीन है उसके अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये ए डैश इज ऑन द चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन, ओके। यानी ये जो है वो चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, राइट, ओके। द प्लेन हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये प्लेन की सरफेस चार्ज डेंसिटी दोस्तों कितनी है, सिग्मा। एंड बी इज बॉल ऑफ मास m। यहाँ पे ये जो b है इट इज अ बॉल ऑफ मास m विथ अ लाइट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2। लाइट चार्ज मतलब कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज अगर हम ले लें तो ये चार्ज भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम नेगेटिव ले ले तो ये नेगेटिव, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव कंसिडर करें तो ये भी पॉजिटिव होगा, यानी लाइट, ठीक है। नाउ B is connected to the string from the point on line A dash। यानी B is connected to the string, यानी ये रही string, right, ओके। फाइंड द एंगल थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे एंगल क्यों बनेगा मैं आपको बता दूं। ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव और ये जो इनफाइनाइट प्लेन है वो भी हमने कैसा लिया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में दोस्तों क्या होता है, रिपल्शन। सो ड्यू टू रिपल्शन, ठीक है, ये जो बी है वो ये सरफेस पे नहीं होगा, ये आगे आगे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन में, राइट। इसलिए यहाँ पे एक एंगल बनता है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब हम कैसे करेंगे दोस्तों, तो ये जो सरफेस है ए डैश, ये रहा बॉल बी। चलो हम बॉल बी पे देखो, यहाँ पे एंगल थीटा बना। थीटा बना मतलब ये एंगल कुछ एंगल बना, मतलब कि ये फिगर में इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको दी है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब अगर देखो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो ये एंगल कंटिन्यूसली चेंज होगा, मतलब यहाँ पे कुछ एंगल बनता है, इसका मतलब ये भी ऑलरेडी यहाँ पे स्टेशनरी है। ये अगर यहाँ पे स्टेशनरी है तो यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना। इक्विलिब्रियम मतलब जितने भी फोर्स होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये जो लाइन है हमने ड्रॉ कर दी। ये जो एंगल है दोस्तों, ये एंगल हमने ले लिया थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो यहाँ पे z बना तो इसको हमने ले लिया थीटा। इसको हम बोलते हैं टेंशन, ये फोर्स को हम बोलेंगे टेंशन, राइट। दूसरा फोर्स है वेट, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, और तीसरा फोर्स रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू लाइट चार्जेस, तो ये रिपल्सिव फोर्स है क्यू, यानी 3 फोर्स हमने ले लिए। अब ये जो T है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ये एंगल क्या हो, ये क्या होगा दोस्तों, T cos थीटा, राइट। और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों, T sin थीटा। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा, लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। तो T cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg। सो वी कैन टेक हियर T cos थीटा इक्वल टू mg और T sin थीटा बैलेंस QE, ठीक है। तो T sin थीटा QE को बैलेंस करता है। अब दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं। नाउ बाय टेकिंग रेशियो T sin थीटा अपॉन T cos थीटा QE अपॉन mg, तो T gets cancelled, sin by cos थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू QE by mg। बट देखो प्लेन
इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज सरफेस के लिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फॉर्मूला ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यानी यहाँ पे जो ई है, ई की वैल्यू हम रख देते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सो टेन थीटा इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ऑलरेडी एम जी इज देयर। सो ये आपका आंसर आ गया और आपको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एम जी, राइट। तो ये हो गया एंगल। तो दोस्तों ये सब में फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे कुछ एंगल आपको दिया है थीटा, मतलब ये पूरा इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमने फोर्सेस पहले लिए, तो पहले तो वेट लगेगा दोस्तों mg, दूसरा स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा t, और तीसरा लाइक चार्ज है तो QE लगेगा। तो ये t के दो कंपोनेंट ले लिए, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, QE को, राइट। सो फाइनली दोनों का रेशियो ले लिया, हमको मिला टेन थीटा। ई की वैल्यू हमने रख दी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सो फाइनली ये टेन थीटा, सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 mg, राइट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सम। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me initially at rest moves through a certain distance in a uniform electric field in time t1. A proton of mass mp also initially at rest takes time t2 to move through the equal distance in the uniform electric field, right? Neglecting the effect of gravity, the ratio of t2 by t1 is nearly equal to how much, right? तो यहाँ पे दोस्तों आपको दो पार्टिकल दिए हैं, एक दिया है इलेक्ट्रॉन दिया है, एक दिया है प्रोटॉन दिया है। दोनों यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम दिया है, और दोस्तों दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, इक्वल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी आपको इक्वल दिया है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे t2 by t1 क्या होगा, तो दोस्तों पहले वो रेस्ट में है और फिर वो मूव करते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट में होता है और फिर मोशन में आता है तो मतलब कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो ऐसी मोशन उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन का फॉर्मूला हम यूज करते हुए d इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोस्तों पहले जो पार्टिकल्स है दोनों वो कैसे है, स्टेशनरी, तो इनिशियली वो रेस्ट पे है, तो अगर वो रेस्ट पे होंगे तो मैं वी जीरो ले लूँ दोस्तों 0, राइट। तो d इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। हमें यहाँ पे t2 बाई t1 फाइंड करना है, तो यहाँ पे t को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, टी स्क्वायर इक्वल टू 2d अपॉन ए। बट सी फोर्स F इक्वल टू एम ए एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इक्वल टू क्यू ई। F इक्वल टू होता है दोस्तों क्यू ई, राइट। सो क्यू ई इक्वल टू एम इंटू ए। तो अगर हमने ए को सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू ई अपॉन एम। तो टी स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों 2d अपॉन ए, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ ए ओवर हियर, तो वी गेट 2d अपॉन ए का आंसर क्या है दोस्तों, क्यू ई बाय एम। तो क्यू ई दोस्तों नीचे होगा, एम ऊपर जाएगा। तो यानी ये इक्वेशन हमें टी और एम का रिलेशन देता है। देखो दोस्तों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है और प्रोटॉन का प्लस होता है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको यूनिफॉर्म दिया है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, और दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ये भी कांस्टेंट होगा, और 2 तो कांस्टेंट नंबर है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू दोस्तों क्या होगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम। तो T2 बाई T1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MP बाई ME, क्योंकि प्रोटॉन के लिए जो टाइम होता है वो T2 बोला है आपको, और इलेक्ट्रॉन के लिए जो टाइम कितना लिया है इलेक्ट्रॉन ने, T1। तो T2 बाई T1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ MP बाई ME, राइट। तो इट इज योर रिलेशन दैट T2 बाई T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MP बाई ME। नाउ next sum, two equal and opposite charges, see equal charges and opposite charges of masses m1 and m2 are accelerated in a uniform electric field through the same distance. What is the ratio of their accelerations if their ratio of masses m1 by m2 equal to 5, right? So here we have two equal and opposite charges are given.
उनके मासेस m1 और m2, वो एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं यानी उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, सिमिलर टू द अबोव। सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी आपको सेम दिया है, ठीक है। What is the ratio of their acceleration if ratio of their mass is m1 by m2 equal to 0.5? तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का रेशियो फाइंड करना है। तो दोस्तों आपको पता है फोर्स F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू F इक्वल होता है QE। चलो तो F1 इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल के लिए F1 इक्वल टू M1A1 इक्वल टू Q1E, और सेकेंड पार्टिकल के लिए F2 इक्वल टू M2A2 इक्वल टू Q2 इंटू E, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि यहाँ पे दोनों चार्ज जो होता है वो इक्वल है, इक्वल चार्ज है, तो मतलब कि यहाँ पे फोर्स भी दोनों पे सेम लगेगा, राइट। तो चार्ज इक्वल है तो फोर्स भी क्या लगेगा, सेम। तो F1 इक्वल टू M1A1, F2 इक्वल टू M2A2, तो A1 बाई A2 इक्वल टू M2 बाई M1। दोस्तों M1 बाई M2 आपको क्या दिया है, M1 बाई M2 0.5 दिया है, और यहाँ पे आपको रखना है M2 बाई M1 यानी 1/0.5, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 2। सो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन A1 बाई A2 इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट सम। चार्ज Q2 of mass M revolves around a stationary charge Q1 in a circular orbit of radius r. The orbital periodic time of Q2 would be dash. So यहाँ पे एक Q1 है, ठीक है, तो वो यहाँ पे है और Q2 उसके ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। ये Q1 जो है वो स्टेशनरी है और Q2 मोशन कर रहा है अराउंड Q1। यहाँ पे जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की जो रेडियस आपको दी है दोस्तों वो है r। तो आपको फाइंड करना है पीरियोडिक टाइम ऑफ Q2, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन में दोस्तों जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो जो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और ये जो कूलम फोर्स होगा ये चार्ज के बीच में, यानी ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो Q1 Q2 के बीच में, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो दिया था कूलम ने, तो उसको हम कूलम फोर्स भी बोलेंगे। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कूलम फोर्स को बैलेंस करेगा, राइट। कैसे बैलेंस करेगा, देखो ये जैसे ये Q1 और Q2 है, तो Q2 और Q1 दोनों सपोज लाइक चार्ज है, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा ये कूलम फोर्स, राइट, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स टू द सेंटर, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, जब भी दोनों बैलेंस करेंगे तभी ये स्टेडी ऑर्बिट में घूमेगा, राइट। अगर देखो Fc अगर ज्यादा होगा यानी ये जो कोलम्बियन फोर्स ज्यादा होगा तो ये दूर होता चला जाएगा, अगर सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा होगा तो ये नजदीक आता जाएगा, बट अगर ये दोनों सेम होंगे तभी ये एक स्टेशनरी स्टेडी ऑर्बिट में घूम सकता है। तो मतलब कि ये जो कोलम्बियन फोर्स है और ये जो सेंटीपिटल फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। दोस्तों कोलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला होता है, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, और कूलम फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2/r²। एक r दोस्तों कट हो जाएगा, सो नाउ mv² इक्वल टू Q1 Q2/r होगा। चलो v इक्वल टू दोस्तों हमें पता है ओमेगा इंटू आर, राइट। तो ओमेगा इंटू आर, ये रोटेशनल कहाँ से लाए हम, रोटेशनल मोशन चैप्टर है, तो उसके अंदर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा का आंसर 2π/t होता है दोस्तों। तो इसकी जो वैल्यू है, ये v की जो वैल्यू है वो हम ये इक्वेशन में रख देते हैं, राइट। तो m v² है तो 2 का स्क्वायर 4π² r²/t² इक्वल टू Q1 Q2/r। सो आपको t फाइंड करना है, तो t² को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो t² इक्वल टू 4π² r³ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी m है तो 4π² m r³, और ये Q1 Q2 नीचे चला जाएगा, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो ये नीचे चला गया। सो t का आंसर क्या होगा, √4π² m r³ अपॉन Q1 इंटू Q2, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड in the certain region is acting
radially outward is given by E equal to A into R. Charge contained in the sphere of radius A centered at the origin of the electric field will be given by, यानी यहाँ पे हमने कुछ चार्ज Q रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, आपको ये चार्ज Q की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है E इक्वल टू A इंटू R, ठीक है। यहाँ पे रेडियस A दी है आपको, ठीक है, यानी ये रेडियस A है, तो ये R की जगह पे मैं A रख देता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों क्या हो जाएगा, E इक्वल टू A इंटू A। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज को सेंटर पे रखा है तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बट दोस्तों ऑलरेडी हमने यहाँ पे आर इक्वल टू क्या ले लिया है दोस्तों, ए, तो के क्यू बाय ए स्क्वायर, ए इंटू ए। तो क्यू को अगर हमने सब्जेक्ट बनाया तो क्या होगा, क्यू इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए क्यूब डिवाइडेड बाय के। दोस्तों के का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू 1/4πε0। तो इसकी वैल्यू हम अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 4πε0 ऊपर जाएगा, तो 4πε0 ए इंटू ए क्यूब, राइट। नाउ नेक्स्ट सम, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, Q2 equals to 1 microcoulomb are placed at distance 1 centimeter and 2 centimeter from the origin on y and x axis। तो देखो यानी ये origin से ये Q1 जो है वो 1 सेंटीमीटर पे है और Q2 जो है वो 2 सेंटीमीटर पे है, ये y एक्सिस पे है और ये x एक्सिस पे है, राइट। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट पी ए बी, यानी यहाँ पे ये देखो ये A है और ये B है, तो यानी ये पॉइंट क्या होगा, पी ए बी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा विल सबटेंड एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, यानी यहाँ पे जो रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं दोस्तों। Q1 Q2 क्या है, तो Q1 Q2 आर पॉइंट चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि Q अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, उसमें R क्या होता है दोस्तों, R मतलब चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, तो E इक्वल टू के Q1 दोस्तों कितना है, 2 माइक्रोकूलम, राइट। और ये Q1 का ये पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी 2 के माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करो 10⁻⁻⁶, और ये 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻⁴। और 2 का स्क्वायर मतलब 4 और सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यानी ये क्या होगा दोस्तों, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे होगा k/2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर कूलम, ये E1 की वैल्यू हो गई, राइट। अब हम E2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे ये Q2 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E2, दोस्तों ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ बाय आर स्क्वायर, राइट। सो यानी यहाँ पे KQ बाय आर स्क्वायर, सो यानी इसका होल स्क्वायर, KQ मतलब चार्ज 1 माइक्रोकूलम और अपॉन जो डिस्टेंस है दोस्तों, डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, राइट। सो नाउ अब क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो 10⁻⁴, के और 1 इंटू 10⁻⁶ मतलब 10⁻⁶, तो फाइनली ये ऊपर जाएगा, तो -6 + 4 यानी -2, यानी ये E2 आपको मिल गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोनों आंसर्स E1 और E2 के। दोस्तों देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो E1 है ना वो E2 से हाफ है, क्योंकि E2 का आंसर k इंटू 10⁻⁻² और E1 का आंसर k/2 इंटू 10⁻⁻², मतलब कि जो E1 है ना वो E2 से हाफ है, ठीक है। तो E1 इक्वल टू E2 अपॉन 2। तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट P है ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट P है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये डायरेक्शन में होगा
और ये Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ये डायरेक्शन में होगा। ये दोस्तों हो गया रिजल्टेंट। बाय कंप्लीटिंग पैरेललोग्राम द डायगोनल शोज द रिजल्टेंट वेक्टर। हमको पता है एडिशन ऑफ वेक्टर, राइट। तो ये रिजल्टेंट ई नेट, इसको हम बोलेंगे ई नेट, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं थीटा। आपको ये थीटा फाइंड करना है दोस्तों। अगर ये E2 है तो सामने वाला E2 होगा और ये एडजेसेंट है E1, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू अपोजिट मतलब E2, एडजेसेंट मतलब E1। तो ऊपर होगा दोस्तों E2 और नीचे होगा E1 इक्वल टू दोस्तों E2 अपॉन 2। तो ये E2 गेट्स कैंसिल, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो आंसर होगा 2। तो tan थीटा इक्वल टू 2, तो यानी ये जो एंगल होगा ये एंगल थीटा होगा tan इनवर्स 2, राइट। तो आज के ये जो लेक्चर में हमने जो सम्स देखे दे आर बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम एंड सम गुड सम्स, राइट। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है। तो कुछ अच्छे सम नेक्स्ट लेक्चर में भी हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। एंड आप लोग होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और 2021 की आप प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।